हमारी ये क्लास है ये यूजीसी नेट समाज कार्य के विगत वर्ष का प्रश्न पत्र है 2021 का। मैंने आपको बताया भी था कि 5 दिसंबर 2021 का ये सोशल वर्क का क्वेश्चन पेपर है और हम लोगों ने कुछ प्रश्नों पर बातचीत कर चुके हैं। आज यहीं से आगे स्टार्ट करेंगे और कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसकी पारिवारिक आय चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अगर उसके परिवार के पास निम्न में से कोई भी संपत्ति हो तो उसकी पहचान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से बाहर कर दी जाएगी। कहने का मतलब आपने नाम सुना होगा EWS। अब जो स्टूडेंट EWS की कैटेगरीज में आते हैं वो बेसिकली कहलाते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्टूडेंट या वो व्यक्ति। तो आपको आइडेंटिफाई करना है EWS में कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी या कौन सा उससे बाहर रहेगा। तो देखिए, पहली बात यह है कि उस जिस व्यक्ति की उसकी पारिवारिक आय देखी जाएगी। दूसरा, उसके परिवार के पास कोई भी संपत्ति है तो उसकी संपत्ति से भी पहचान होगी, ठीक है। और फिर उसे जो है उसको बाहर कर दिया जाएगा। अगर ये जो है इसकी पारिवारिक आय इतनी है या उसकी संपत्ति उसके पास इतनी है तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। पहले पॉइंट, 5 एकड़ या उससे ज़्यादा खेती रहेगी तो EWS के लिए वो तो मान्य होगा नहीं। 5 एकड़ बहुत होता है, 1 एकड़ में लगभग 3.42 कुछ समथिंग उसका वो बनता है बीघा जमीन, और 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है ना, तो काफ़ी ज़मीन हो जाती है, इसलिए ये EWS का अंतर्गत नहीं आएगा। क्लियर है ये बात? पहले पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा कहता है कि 1,000 स्क्वायर फुट या उससे ज़्यादा क्षेत्रफल का आवासीय फ्लैट हो। ये भी होगा कि ये भी अगर आपके पास है। हाँ, तो देखिए ये अभी अभी संपत्ति सी बात हो रही है। हाँ, तो देखो संपत्ति के अगर संबंध में बात करें तो ये भी जो है बाहर हो जाएगा, है ना, ये भी नहीं रहेगा। हाँ, अच्छा अच्छा। अच्छा, हाँ, अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरीके से उसने इंडिकेट किया होगा, ठीक है। बट यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ दोनों जो पॉइंट अभी हम लोगों ने अभी पढ़े हैं ऊपर से, पहला और दूसरा, एलिजिबिलिटी जो है बेसिकली ये दर्शा नहीं रही है EWS के तहत, है ना। तो मैं आपसे कहूँगा कि दोनों ऑप्शन में जो पॉइंट दिए गए हैं उसको आप एलिमेंट कर दीजिए, उसे आप हटा दीजिए, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए जो है ये चीज़ें शामिल नहीं है। जैसे अभी आपने एक सिंपल शब्दों में बताया कि अगर परिवार के पास कोई सकल वार्षिक आय रुपए से कम होनी चाहिए, यानी 8 लाख इससे कम। अगर आपके पास मान लीजिए 8 लाख से अधिक है तो जाहिर सी बात है आप उस चीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरी पॉइंट भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तीसरी बात है कि अधिसूचित नगर पालिका में 100 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा आवासीय अगर भूखंड है तब भी आप उसके लिए जो है नहीं आएंगे। जिस परिवार के पास 200 वर्ग गज या उससे अधिक कोई क्षेत्रफल या आवासीय भूखंड होता है तो अधिसूचित नगर पालिका के अलावा वो हो ही नहीं सकता, यानी उसको प्रक्रिया में उसको फिर भी अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो अधिसूचित नगर पालिका में अतिरिक्त भी 200 स्क्वायर का यार्ड भी, ये भी, और प्लस अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 100 यार्ड की बात कर रहे हैं, आपके परिवार के पास अगर 100 वर्ग गज या उससे अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूखंड है, ठीक है, तब भी आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके परिवार के पास 200 वर्ग गज है या उससे अधिक आवासीय भूखंड है, ठीक है, तो उसमें भी अप्लाई नहीं करेंगे, उस परिप्रेक्ष्य में भी। अगर 100 भी रहेंगे तो भी आप उसके परिप्रेक्ष्य में नहीं करेंगे, है ना। तो ये चारों पॉइंट जो है यहाँ पे करेक्ट लिखी गई है, चारों नहीं होंगे, यानी आप ढूंढ सकते हो कि यहाँ पे ABCD जो होगा वही आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में अगर कहीं ABCD लिखा हुआ है तो वो ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। UGC नेट में ये प्रश्न एक बार आ चुका है, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए, क्या EWS के तहत उम्मीदवारों को आयु और प्रयासों की संख्या में अन्य छूट मिलेगी? नहीं, बिल्कुल आयु में इसकी छूट नहीं मिलती है। सीटों में कितनी छूट मिलती है, सीट पे, कोटा में?
10%, 10%, नहीं, 10%, 10%, 10% मिलता है। हाँ, 10% मिलता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि EWS वर्ग के लिए जो सीटों का आरक्षण या निर्धारित किया गया है उम्मीदवार को, वो 10% किया गया है ना। और EWS आरक्षण केवल सामान्य वर्गों के लिए है क्या, कि OBC वाले भी भर सकते हैं EWS? बिल्कुल, केवल EWS जो होगा वो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ही है। SC ST के लिए, यहाँ पर OBC के लिए बिल्कुल ये चीजें नहीं होगी। नहीं, OBC वाला कैसा ये, वो तो बेसिकली वो तो OBC तो ऑलरेडी है ही है, मैं तो जो सामान्य है वही केवल मेरा कहने का तात्पर्य ये था। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, मुझे नहीं लगता कि कभी कभी किसी किसी में हो जाता होगा कट ऑफ वगैरह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि EWS से अधिक आता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत अधिक आता है, मुझे ऐसा लगता है। कभी कोई किसी किसी एग्जाम में होता होगा ऐसा EWS का, लेकिन उससे नीचे ही आता होगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, आपको विचार करना है। घरेलू हिंसा से महिलाओं के आरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत वाचिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार में अपमान, उपहास, अवमानना और तमोच्चारण सम्मिलित करते हैं। क्या यहाँ पर पॉइंट सत्य है? बिल्कुल करेक्ट है ये बात। तमोच्चारण का मतलब होता है ना किसी पे टोन कसना। हाँ, आप ऐसे भी कह सकते हो कि असामाजिक शब्दों का प्रयोग करना भी कह सकते हो, वो भी असामाजिक शब्द ही होता है किसी पर अगर आप मारते हो टोन, है ना, तो इस तरीके के शब्दों को। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि बच्चा नहीं होना, पुत्र नहीं होने से संबंध में किया गया अपमान या उपहास कानून के अंतर्गत दंडनीय नहीं है। दंडनीय है, हाँ ये गलत है। बिल्कुल, अगर आप इस तरीके कोई करेंगे घरेलू हिंसा के अंतर्गत, ये बताया गया है दंडनीय है, परंतु यहाँ ये जो स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। तो आप करिएगा पहला सत्य दूसरा असत्य। तो देखिए जरा कहाँ पर है पहला सत्य दूसरा असत्य, ऑप्शन थर्ड में है। हाँ, ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, आगे बात करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से काल क्रम अनुसार आपको दर्शाना। बड़ा अच्छा सवाल है। एक अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन है ना, और ये सन 1955 की प्रतिक्रिया को संचालित करता। शायद ये एक सवाल एक बार और आ चुका है, मैंने एक बार, मुझे याद है मैंने करवाया था। दूसरा पॉइंट कहता है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है, और नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम मैंने संशोधन वाली पार्ट को मेंशन करके बताया भी था कि लास्ट में जो संशोधन प्रक्रिया होती है वो शामिल की जाती है। ठीक है, तो 1976 था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उत्पीड़न निवारण अधिनियम, और यह 1989 का है। तो जरा एक बार क्रम लगा दीजिए, ABC शायद क्रम नहीं है। ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। क्लियर हो गया। ये सवाल देखो, रिपीटेशन, कुछ सवाल ऐसे हैं आप जो रिपीट वाला देख रहे हैं। अभी 2000 जो हम लोगों ने लास्ट टाइम में किया था वो भी क्वेश्चंस आया हुआ ही थे इसमें। देखिए, एक किसी गैर लाभकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है? धारा 112 है, धारा 25 है, धारा 4 है, धारा 8 है। सही जवाब आपको बताना है कौन सी धारा रिलेट होगी। सेक्शन है, बिल्कुल। किसी गैर कानूनी या गैर लाभकारी कंपनी को कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो रजिस्ट्रेशन वाली प्रक्रिया होती है वो धारा नंबर 8 आती है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होगा आपका, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट रहेगा। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक धारा 25 भी आती है, आपने नाम सुना होगा, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की जब स्थापना हुई थी उस प्रक्रिया में। ठीक है, वही बात करते हैं तो वह धारा आपको 25 रिलेट करा देती है, ये वाला जो ऑप्शन
था। अगर क्वेश्चन आपका यहाँ पे केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड होता तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, लेकिन यहाँ पे बी करेक्ट नहीं हुआ, पर्टिकुलर नाम नहीं दिया उस संस्था का। ठीक है, क्लियर हुआ है? ओके, अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, तो एक और पॉइंट हम बात करते हैं। 112 देख रहे हैं आप। 112 जो सेक्शन है यानी धारा है, वो बैठकों में राष्ट्रपति और राज्यपालों का प्रतिनिधित्व करने की बात करता है बैठक में। और साथ साथ अगर हम बात करते हैं, एक आप देख रहे हैं धारा 4 सेक्शन 4, ये अपील अधिकरण से धारा जो है 4 रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ बात कही है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को अभिप्रेरित करती है, वो धारा आपकी 4 होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। अच्छा, अगर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 पूछता है तो वहाँ पर जो धारा होती है वो 3 होती है, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बताती है। यहाँ कंपनी एक्ट पूछा था तो धारा 8 होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो डी है यानी 4 है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। बैठक होगी और उस बैठक में राष्ट्रपति और राज्यपालों का प्रतिनिधित्व करने की चर्चा की जाती है, सेक्शन 112। निम्न में से आपको बताना है कौन सी अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब एटीट्यूड के आधार होते हैं, कौन कौन से एटीट्यूड हो सकते हैं, भावनाएं हो, स्वप्न है, व्यवहार है, संज्ञान है, जरा आप बताइए यहाँ कौन कौन से करेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल, यहाँ भावनाएं आपको जो है अभिवृत्तियां दर्शाती हैं, व्यवहार को दर्शाता है, कॉग्निटिव यानी संज्ञान दर्शाता है। परंतु यहाँ जो स्वप्न है ये कोई व्यवहार से रिप्रेजेंट या अभिवृत्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, इसलिए आप ए सी डी को ढूंढिए और ए सी डी आपका सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा, करेक्ट जवाब 4। एक सवाल और हमारे सामने है, देखिए इस प्रश्न पत्र में तो आपको इंग्लिश भी है, अगर हिंदी नहीं समझ आएगी तो आप मुझे इसको दिखाऊंगा भी। क्वेश्चन नंबर ये कहता है सामाजिक समूह कार्य के चरणों को क्रम में। देखिए अब तक हम लोगों ने ग्रुप वर्क का भी देख लिया है स्टेप, केस वर्क का स्टेप देख लिया है, सॉरी कम्युनिटी वर्क का देखा है और केस वर्क का। देखिए ग्रुप वर्क से भी क्वेश्चंस पूछ लिए, जरा बताइए इसके चरण क्या है। सबसे पहले जी, पहले इंग्लिश देखिएगा। पहले इंग्लिश भी देख लेंगे आप लोग। दिखा रहा हूँ। पहले एक बार इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में भी थोड़ा सा फोकस करो। ओके, अब देखिए हिंदी में भी। जी बिल्कुल, चलिए मैं आपको ओके, चलिए ध्यान से मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। ये बेसिकली जो आप देख रहे हैं, ओके एक मिनट पहले आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। इस संबंध में जब हम बात करते हैं द सोशल वर्क हेल्पिंग की, हेल्पिंग प्रोसेस की, तो उस दौरान सामाजिक समूह कार्य में हम एक सहायता प्रक्रिया के रूप में इसको रखते हैं। तो उसके अंतर्गत जैसे आपको बता दूं कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे इंगेजमेंट। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे। इंगेजमेंट होता है आपका, असेसमेंट होता है, प्लानिंग होती है, इंटरवेंशन होता है, इवैल्यूएशन होता है,
इवैल्यूएशन होता है एंड टर्मिनेशन होता है। टर्मिनेशन होता है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो है एक प्रकार के टर्म जो है हेल्पिंग प्रोसेस के नाम से जाने थे। कुल टोटल कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। ये आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। 6 स्टेप प्रोसेस इन वेरी हेल्पफुल टू हैव अ, मोस्टली हम यूज करते हैं सोशल ग्रुप वर्क में ये 6 स्टेप को। जो यहाँ पे आप इंगेजमेंट देख रहे हैं इसका मतलब होता है जुड़ाव, इसका मतलब होता है विनियोजन, इसको हम बोलते हैं। यदि क्लाइंट को शामिल जब हम करते हैं तो इसके संबंध में प्रक्रियाएं चिकित्सकीय रिलेट नहीं कराती है। इंगेजमेंट कहने का मतलब ये है क्लाइंट के हम शामिल तो कर लेंगे लेकिन कोई भी मेडिकल प्रोसेस इसमें लागू नहीं होता है। इसमें उपचार की जो जोखिम जो भी प्रक्रियाएं होती हैं उस पर व्याख्या की जाती है, उस पर बात की जाती है, इस पर सत्र के दौरान सीमाएं निर्धारित की जाती हैं। प्लानिंग नहीं है ये पहले नहीं, संघर्ष बनाना, एक सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना, एक जुड़ाव करना, इस प्रक्रिया को एंगेजमेंट कहते हैं। अभी प्लानिंग वाले प्रोसेस पे नहीं है, हम पहले मिलने की बात कर रहे हैं, मेडिकल संबंध इसमें नहीं है, ठीक है। उन चीजों को जोड़ने का इसको एंगेजमेंट कहते हैं। ये पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है, ठीक है। दूसरा आपका असेसमेंट है। दूसरा असेसमेंट का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं खोज या परिवीक्षक या परिवीक्षण, या आप इसको कह सकते हो आकलन। आप क्या बोल सकते हो? आकलन भी बोल सकते हो। मूल्यांकन तब होता है जब आप क्लाइंट की प्रस्तुत समस्या का निर्धारण कर रहे होते हैं, तब मूल्यांकन। बात है ग्रुप वर्क की, इस बात को ध्यान रखिए, आप ग्रुप वर्क जरूर सोचिएगा। मूल्यांकन तब होगा जब क्लाइंट को प्रस्तुत समस्याओं का निर्धारण करेंगे और इस चरण का उपयोग ऐसी जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है जो उपचार में सहायक होती है। बायोसाइकोसोशल इवैल्यूएशन इसमें शामिल हो सकता है। इसमें कमजोरियों को पकड़ा जाता है, उसमें उसकी लाइक डिसलाइक प्रक्रियाएं क्या है उसको पहचानी जाती है। जो विभिन्न प्रकार के उस स्टूडेंट या उस क्लाइंट का या उस ग्रुप का जो भी प्रॉब्लम्स है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम उन एरियाज की आइडेंटिफाई करते हैं, उसको असेसमेंट कहते हैं। ये दूसरी बात रहेगी। तीसरा पॉइंट, ये बेसिकली प्लानिंग है, योजना इसको बोलते हैं या नियोजन भी कह सकते हैं। इस प्रक्रिया में उपचार के दौरान इसमें योजना बनाई जाती है। अब यहाँ पर आपने उपचार वाली प्रक्रिया को एक योजना बनाएंगे, इसका लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना शामिल हो जाता है। इस चरण में ट्रीटमेंट के तौर तरीके भी निर्धारित किए जाएंगे, है ना। उपचार के जो अगले चरण होते हैं वो किस तरीके से कार्य वगैरह किए जाएंगे, इन प्रक्रियाओं को इसके अंतर्गत फिर संचालित कर दिया जाता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये जो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं इसे आप जरूर ध्यान में रखें कि इवैल्यूएशन की प्रक्रिया में अगर हम जिक्र करते हैं तो वो परिपेक्ष यहाँ पे आता है। तो ये असेसमेंट है, फिर प्लानिंग है, फिर उसके बाद आप देखिए इंटरवेंशन है। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप का मतलब ये होता है कि यह एक प्रकार की क्लिनिक कार्य है। अधिकांश कार्य इसी पर रिलेट करता है। पहले हम उसका क्या कर रहे हैं, तकनीकों का उपयोग कर रहे होते हैं लक्ष्य स्थापित करने के लिए, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इंटरवेंशन कहलाती है। पांचवा मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन बेसिकली क्या होता है, ये एक हम देखते हैं कि उसमें कितना बदलाव हुआ, कितना बदलाव नहीं हुआ, कितनी चीजों की आवश्यकता और है उसको, ठीक है। तब जाके हम इसमें इवैल्यूएशन वाली प्रक्रिया को संचालित करते हैं। टर्मिनेशन मतलब समाप्ति। उसके बाद हम क्या देखते हैं, संकेत करते हैं भाई चिकित्सा संबंध को बंद करने का या समाप्त करने की बात करते हैं क्लाइंट की, ठीक है। जो भी क्लास जो भी उसने सेशन लिया है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग एक प्रकार से घोषणा करते हैं। तो ये ग्रुप वर्क की 6 स्टेप हैं और 6 के 6 क्रम में है, और यहाँ पर भी इसने क्रम में ही लिखा है, ठीक है, इसमें क्रम में ही लिखा है। क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिए। एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क बोर्ड के द्वारा इसको जो है निर्धारित किया गया है। ASW
बी। ये स्टेप ग्रुप वर्क में इसके द्वारा बनाया गया है, ASWB के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क बोर्ड द्वारा लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ABCDE जो होगा क्रम में सारा है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। समाप्ति, समापन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार डैश के केंद्र में था। अब देखिए, प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी मैंने पढ़ा रखा है आप लोगों को, सभी लोगों को। मानवाधिकार के अंतर्गत ये आता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे भी ध्यान में रखें। प्लीज़ बताएं, मानवाधिकार। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बेसिकली स्ट्रॉसबर्ग और कैरल वासा ने सबसे पहले 1979 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान ने जो है 3 पीढ़ियों का विभाजन किया था। कितनी पीढ़ियों का विभाजन किया था? 3। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कहाँ पर कैरल वासा ने किया था? तो स्ट्रॉसबर्ग में किया था। ठीक है, स्ट्रॉसबर्ग में 3 पीढ़ी का विभाजन। ठीक है, अब 3 पीढ़ी में जो पहली पीढ़ी है वह किस अधिकार से जाना जाता है? नीला अधिकार के नाम से जाना जाता है। यह स्वतंत्रता राजनीतिक में भाग लेने से संबंधित होती है ना? ठीक है, और यहाँ पे कानून के समझ, समानता, बोलने की स्वतंत्रता, जीवन के अधिकार, जो भी चीज़ें आती हैं इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, 12-15 के जो मैग्ना कार्टा है उसमें की जो प्रक्रियाएं हैं घोषणा पत्र की, वो भी एक प्रकार को रिप्रेजेंट करता है पहला मानवाधिकार जो है पीढ़ी। तो यहाँ पर आपका ये इसके अंतर्गत देखो, प्रश्न में आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक अधिकार है, तो इसमें आता नहीं, इसमें जीवन का अधिकार आता है, कानून की समझ, समता का अधिकार आता है, बोलने का अधिकार आता है, इसलिए ये आपका नहीं होगा करेक्ट। दूसरी पीढ़ी में अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरी पीढ़ी बेसिकली किस नाम से जानी जाती है? लाल अधिकार के नाम से जानी जाती है। लाल अधिकार के नाम से जानी जाती है। लाल अधिकार के अंतर्गत अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें रोजगार, भोजन, आवास, स्वास्थ्य की देखभाल अधिकार के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की बात होती है। सामाजिक सुरक्षा की भी बात होती है। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो अनुच्छेद 22 और 28 में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार के तहत जो सन्निहित किया गया है, जो शामिल किया गया है, वो भी प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। साफ साफ शब्दों में दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आप अनुच्छेद करके आप लिख सकते हैं 22 से लेकर 28 तक। ठीक है, ये लिख लीजिए, और उसके बाद आप टोटली बात यहाँ पर लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर करार के तहत जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है सेकंड वाला ही सही हो जाएगा। थर्ड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बेसिकली तीसरा जो मानवाधिकार पीढ़ी है ये पर्यावरण को रिलेट कराता है। आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने ही बताया था, स्टॉकहोम घोषणा 1972 का है, रियो घोषणा जो है 1992 का है, आप समझ सकते हैं। तो उसके अंतर्गत जितनी प्रक्रियाएं आती हैं, अगर हम बात करें स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों का, स्वास्थ्य को लेकर, आर्थिक सामाजिक विकास को लेकर, आत्मनिर्णय को लेकर, सामूहिक अधिकार को लेकर, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत में भागीदारी को लेकर, या इन्वायरमेंट को लेकर, इस तरीके की जब बात आएगी तो आप तीसरे पीढ़ी को कहिएगा। और इसी तीसरे पीढ़ी को जब पर्यावरण है तो इसका मतलब है कि इसे हरे अधिकार के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इसे हरे अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको ये 3 पीढ़ियाँ तो याद रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार की घोषणा कब हुई है? तो 1948 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, ये भी बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, क्लियर रहेगा? बताइए इतनी। तो ये 3 पीढ़ी का नाम आप जरूर याद रखिएगा। तीनों के तीनों पीढ़ी जो है इम्पोर्टेंट है। पहली पीढ़ी नागरिक और राजनीतिक अधिकार है,
ट्रिक बता देता हूँ, आप उस ट्रिक को चाहो तो नोट कर सकते हो। पहली पीढ़ी है नागरिक और राजनीतिक अधिकार है, मानवाधिकार की। दूसरी जो पीढ़ी है वो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार है। और जो मानवाधिकार की तीसरी पीढ़ी है वो एकजुटता का अधिकार है ना। तो ट्रिक बना लीजिए, पहले में नागरिक और राजनीतिक, दूसरे में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तीसरे में एकजुटता का अधिकार, एकजुटता का अधिकार। इस तरीके से आप इन 3 पीढ़ियों को आसानी से इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये 1945 के बाद आई थी तीसरी पीढ़ी, 1945 के बाद आई थी, 1945 के बाद आई थी तीसरी पीढ़ी, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपकी दूसरी पीढ़ी आ गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, है ना, ये आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1948 में संयुक्त राष्ट्र का घोषणा वो हुआ था ना, मानवाधिकार का घोषणा 10 दिसंबर 1948, है ना। वर्तमान में समाजकारी के कौन से व्यावसायिक संगठन कार्यरत नहीं है भाई, ये आपको बताना है। अब वो कार्य नहीं कर रहे हैं आज वर्तमान में। अच्छा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ ट्रेड सोशल वर्कर्स, बिल्कुल करेक्ट बात है, ये काम नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है, 1958 में ये बेसिकली लाया गया था, है ना, जनरल के साथ ये बेसिकली था, और ये इतना सक्रिय ना होने की वजह से ये अभी एक्टिव नहीं है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये करेक्ट है। चलिए और दूसरा बता दीजिए कौन सा है। नहीं, एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही जवाब, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, एसोसिएशन, ठीक है, इसको ध्यान रख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना। एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, जो 1961 का था, ये इसकी स्थापना तो बेसिकली हुई थी 9 अगस्त 1956 को। तो ये जो है एक्टिव नहीं है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, याद रखिएगा इसको, डिएक्टिव है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं इसमें एक्टिव कौन कौन से हैं, तो इसको आप ध्यान सुनिएगा। एक देखिए, इंडियन सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क की बात करते हैं तो ये 1970 में आया, डॉक्टर R.K. उपाध्याय ने इसकी अध्यक्षता में अपनी भूमिका निभाया था, तो ये आपका एक एक्टिव है, पहला वाला। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया की बात करते हैं, तो ये बेसिकली कब आया था, 1955 में, 1955 में आया था ना, ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है ये, ठीक है। और उसके बाद आपको बता दूं, एक नाम और सुना होगा आपने, ISPSW के बारे में, और ये जो है इंडिया सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल ऑफ सोशल वर्क है, ये बेंगलोर में सन 1970 में आया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा थोड़ा सा। एक आपने नाम सुना होगा KAPSW के बारे में, कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क को लेकर, है ना, कर्नाटका वाला, तो ये भी सन 1978 में आया था, और बेंगलोर में, कर्नाटक है, कर्नाटक लगाइए, बेंगलोर। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो एक और नाम आपने सुना होगा BATSW के बारे में, ये भी आपको पता होना चाहिए, बॉम्बे एसोसिएशन ऑफ ट्रेंड सोशल वर्क है, ये 1989 में आया था मुंबई में। उसके बाद आपने नाम सुना होगा, अगर हम बात करते हैं तो NASW के बारे में, ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्क है, इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। आपने एक नाम सुना होगा समाजकारी शिक्षा परिषद, कि कब आया था सिराज, समाजकारी शिक्षा परिषद, बताइए। 1952 में आया था ये, है ना, 1952 में आया था। सोशल वर्कर्स यूनियन की बात करते हैं, ब्रिटिश वाला में, ठीक है, तो वो बेसिकली 21 जून 2021 की प्रक्रिया में एक संघ बनाया गया है, तो आप यहाँ पे चाहो तो नोट कर सकते हैं, एक और पॉइंट के रूप में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सोशल वर्कर्स
यूनियन 21 जून 2021 ब्रिटिश। ठीक है, याद नोट कर सकते हैं। बाकी देखिए जो एक्टिव हैं उन्हीं के संबंध में इस बार सवाल पूरे के पूरे चांसेस है, मुझे कि लग रहा है वो वही परीक्षाओं में जो है पूछे जाएंगे, है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ये कौन था, बी और सी था। हाँ बी सी देखिए कहाँ ऑप्शन में, थर्ड में है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। देखो क्या हाथ में क्या है, क्वेश्चन बताइए, इनमें से कौन सा तत्व सामुदायिक संगठन में सामुदायिक विकास के लिए एक समान है। बताइए। लोकतांत्रिक कार्यविधि आप कह रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा तत्व जो है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी विकास के लिए समान। बिल्कुल लोकतांत्रिक, देखो एक तो लोकतांत्रिक कार्यविधि आपकी शामिल होगी, स्वैच्छिक सहयोग भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट में समान है, स्वावलंबन यानी स्वयं सहायता की बात करें तो भी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिटी डेवलपमेंट में है, नेतृत्व की विकास करें तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में और कम्युनिटी डेवलप ऑर्गेनाइजेशन दोनों में एलिमेंट है। ये तो सारे के सारे ऑप्शन आपके रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये अगर बात करूँ कि ये कौन से एलिमेंट या कौन से तत्व हैं जो समान है किसमें, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में और कम्युनिटी डेवलपमेंट में, है ना। ठीक है, ये आपको हमें बताना था कि जो सामान्यता के रूप में आती है उस पर पेज में सामुदायिक विकास और सामुदायिक संगठन में अंतर क्या है, बताइए। सामुदायिक संगठन और सामुदायिक विकास में क्या अंतर है, मैं बताऊं। ओके, देखिए अगर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन समाज कार्य की पद्धति है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन समाज कार्य की एक पद्धति है, ठीक है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट है ना नियोजित परिवर्तन का कार्यक्रम है, नियोजित परिवर्तन का कार्यक्रम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, अगर हम बात करें कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस पे बल देता है, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन किस पे बल देता है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट लक्ष्य, हाँ लक्ष्य पर बल देता है। बात करते हैं अगर हम लोग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है अधिकतर कार्यकर्ता और सामाजिक परिवर्तन के एजेंट होते हैं। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिटी वर्कर्स होगा या सोशल वर्कर्स होंगे या जो सामाजिक परिवर्तन के एजेंट हैं वो होंगे, सोशल चेंजेस के एजेंट होंगे। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट में कृषि विशेषज्ञ होगा, पशु चिकित्सक विशेषज्ञ होगा, अन्य जो तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, जो तकनीक विशेषज्ञ होते हैं, तकनीक विशेषज्ञ होते हैं वो होंगे कम्युनिटी डेवलपमेंट। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है समयबद्ध नहीं होता है या लोगों के गति के आधार पे नहीं प्रक्रिया करता है ना। तो अकॉर्डिंग ये नहीं कि भाई उस समय बद्ध रहे, भाई इस समय होगा इस समय चलेगा, इस तरीके की प्रक्रियाएं संचालित होती हैं। लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट वो समय के अनुसार होता है, वो अगर मैं बात करूँ समयबद्ध होता है, तो विकास और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो निर्दिष्ट होता है कि हमें ये चीज़ डेवलप हम कर लेंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट लोगों की भागीदारी पर बात करता है, लोगों की भागीदारी पर बात करता है, लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट लोगों के विकास पर बात करता है, लोगों के विकास पर बात करता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, क्लियर हो रहा है।
कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है लोगों की समस्या के समाधान करता है, लोगों की समस्या का समाधान करता है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट लेकिन कम्युनिटी डेवलपमेंट विकास में लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों को संगठित करता है। तो विकास में लक्ष्य हासिल करने के लिए लोगों को संगठित करता है, ठीक है। बस तो यहाँ तो ऑप्शन आप देख सकते हो कि सभी करेक्ट होगा, और सभी ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, सेकंड वाले में है, ABCD, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए गए कथन है, करा सामाजिक विधान मूलाधिकार उपागमन सुनिश्चित करते हैं। जो सामाजिक विधान है मूलाधिकार उपागमन सुनिश्चित करते हैं, क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग कि ये करेक्ट है? ओके, समझना एक बार। फिर कारण कहता है कि सामाजिक विधान के उल्लंघन से जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। अब आप समझना होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों दिए गए हैं। सिराज और अक्षय जी अपने विचारों को प्रकट करें। सामाजिक विधान मूलाधिकार उपागमन सुनिश्चित करते हैं। अच्छा, यानी आपका ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और फिर कहता है सामाजिक विधान उल्लंघन के लिए जनहित याचिका दायर नहीं की जा सकती है। अगर सामाजिक विधान गलत करोगे तो क्यों नहीं होता भाई? होता तो है, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा कि ए करेक्ट करिए और आर को गलत कर दीजिए। ए करेक्ट कहाँ है? और पहला ऑप्शन पहला आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि औद्योगिक समाज कार्य जो है व्यक्ति और समूहों को कार्य की स्थिति के साथ बेहतर अंगीकरण की सहायता के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली है। तो औद्योगिक समाज कार्य बिल्कुल बात सही है कि व्यक्ति या समूह के कार्य की जो स्थिति होती है उनमें बेहतर अंगीकरण करने के लिए, एक मदद करने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली मानी जाएगी। यह औद्योगिक समाज का जो इंडस्ट्रियल सोशल वर्क है उसके परिप्रेक्ष्य में, और ये स्टेटमेंट आपका सत्य है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता निरोधक, विकासात्मक जो है व्याधिसमक स्तर पर स्वयं के कार्यक्रम विकसित कर सकता है। देखिए, व्यावसायिक रूप से अगर हम बात करें, एक प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, ठीक है, वो जो भी नकारात्मक या नेगेटिव परिप्रेक्ष्य होगा उसको समाप्त करने की बात करता है, बढ़ावा देने पर बात करेगा, ठीक है। जो चीज़ें होगा, जैसे कि अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम नीतियों को संचालित करने में एक अहम भूमिका होगी। ये व्यवसाय के प्रशिक्षण के संबंध में था। पहला पॉइंट है कि औद्योगिक समाज कार्य जो है व्यक्ति और समूह के कार्य की स्थिति को बेहतर अंगीकरण करने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली है, ठीक है। अच्छा, ये रीज़न है क्योंकि भाई ये व्यवस्थित प्रणाली ऐसा है कि व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता उसमें है, कारण ये है। दूसरी बात यह है कि वो जो प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता है जिसने MSW वगैरह किया है, वो जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको समाप्त करने की बात करता है और विकास करने पर बात करता है, स्वयं के कार्यक्रमों को विकसित करने की बात करता है। तो मैं आपसे कहूँगा इसकी सही तरीके से व्याख्या करिएगा। तो ये व्याख्या भी है, ऑप्शन में आप ढूंढ सकते हैं, यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है जो ऑप्शन नंबर 3 में है ना। ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया गया है। 3 सही रहेगा या डी सही रहेगा? आयोग ने 3 माना है, व्याख्या नहीं हो रही है ना। कारण मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे औद्योगिक समाज कार्य में व्यक्ति और समूह, वो देखो सही था, ऐसी बात नहीं, वहाँ पे करेक्ट है औद्योगिक समाज कार्य, ये दोनों करेक्ट है। लेकिन औद्योगिक समाज कार्य में व्यक्ति एवं समूह को कार्य की स्थिति बताई है, इसने क्लाइंट के बारे में बताया है ना। और अंगीकरण बेहतर करने की सहायता के लिए केंद्रित व्यवस्थित प्रणाली है औद्योगिक समाज कार्य। लेकिन औद्योगिक समाज कार्य में जो लोग जो कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है,
इसकी व्याख्या नहीं है, प्लीज इसको गलत करिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, यहाँ पर डी करेक्ट होगा, इसकी व्याख्या नहीं है। उसको लिखा अगर होता कि औद्योगिक समाज कार्य में एक व्यवसायिक समाज कार्य करता करता, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होता, फिर व्याख्या हो जाती, फिर व्याख्या हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अब ये करेक्ट है, डी ऑप्शन। डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया जाता है भाई? 21 मार्च को मनाया जाता है। पढ़ाया नहीं था आप लोगों को? मैंने पढ़ाया तो था जब आपको सिंड्रोम पढ़ा रहा था, डिजीज वगैरह, बीमारी वगैरह। 21वीं जो ट्राइसोमी होता है, जो 21वां गुणसूत्र होता है, उसमें ये जो है प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है ना, 21वें गुणसूत्र में। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 23 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 जनवरी। विश्व तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24। ठीक है, तो यहाँ पे जो जाएगा ऑप्शन, आप ए बी सी डी कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम डेज याद रखिएगा, हो सकता है ये पूछा जाए, कई एग्जाम में आजकल आ रहा है, वनडे है ना। सांस्कृतिक पिछड़ेपन की अवधारणा को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जिसको हम सांस्कृतिक पिछड़ेपन को बोलते हैं कल्चर लैग। अभी मैंने साथ कल ही आप लोगों से जिक्र भी किया था, 1922 ना, सोशल चेंज और कल्चर लैग, दोनों की प्रक्रिया में आप ध्यान रखिएगा। आगबर्न का नाम आना चाहिए, और आगबर्न इस ऑप्शन में है। देखिए, इस महानुभाव ने टेलर ऑफ डब्ल्यू का नाम लगाया है, गलत है। आगबर्न, ऑप्शन नंबर सी। इनकी एक किताब और है, उसका किताब, हाँ, सोशल चेंज, एक किताब और है सोशल चेंज, आगबर्न का। तो याद रखिए, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं जी, निमकाफ का नाम नहीं है, निमकाफ। देखिए वो कुछ जगह पे आते हैं, कुछ परिभाषाओं में आती है, ये तो कॉन्सेप्ट वगैरह है ना। ये जोड़ी है, जैसे आगबन निमकॉफ की जोड़ी है, मैकाइबर एंड पेज की जोड़ी है ना, ये जोड़ी है, बाकी अलग अलग विद्वान है दोनों, ये अलग अलग विद्वान है। ठीक है, जे फ्रेजर, जे फ्रेजर की बात करते हैं अगर हम लोग, तो जे फ्रेजर, जॉर्ज फ्रेजर है ये। द गोल्डन बाग, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, द गोल्डन बॉग, 1890, 1890 में, ये बड़ी फेमस रही है इनकी। ठीक है, एंड कार्ल मार्क्स, दास कैपिटल, इनकी तो कई किताबें हैं, अब मैं क्या बताऊं, मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। दास कैपिटल, एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, हाँ, होली फैमिली, तो इनकी कई चीज़ें बड़ी फेमस रही हैं, उसको भी आप याद रखें। टेलर ऑफ डब्ल्यू का जो नाम आता है, ये फेडरिक विल्सो टेलर हैं, फेडरिक विल्सो टेलर हैं। इन्होंने द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक करके एक पुस्तक दी थी, वैज्ञानिक के जो सिद्धांत होते हैं वो बताया था 1911 में। और आपने एक मैनेजमेंट जब पढ़ा रहा था मैं, तो आपको पढ़ाया था वहाँ पे शॉप मैनेजमेंट, क्या पढ़ाया था, शॉप मैनेजमेंट। ये जो शॉप मैनेजमेंट का नाम आप देख रहे हैं ना, ये 1900 में आया था, यही टेलर एफ डब्ल्यू का था। ठीक है, शॉप मैनेजमेंट, तो यहां इसका नाम मिलता है। ठीक है, टेलर ऑफ डब्ल्यू, हाँ, टेलर, इनका पूरा नाम है फेडरिक विस्लो टेलर, पूरा नाम था इनका। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों में सामाजिक न्याय के समग्र ढांचे के भीतर जन कल्याण को बढ़ावा देने का प्रावधान है? जरा बताइए, वह कौन सा आर्टिकल रिलेट होता है? जी, आर्टिकल 38 एंड 46, वेरी वेरी, ये बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने, यह ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये देखो, सामाजिक न्याय की समग्र ढांचे के रूप में उभर के सामने आता है हमारे सामने, है ना, सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में। और
इस संबंध में जैसे कल्याण की प्रक्रियाएं के संबंध की बात करता तो आप लगाते ठीक था 1939 और 332, वो आपका करेक्ट था, है ना। यहाँ अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद, आपको मालूम है 19 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, 24 आप जानते हैं अनुच्छेदों की अगर हम बात करें तो कारखाना आदि में बालकों को नियोजन के प्रतिषेध पर बात किया है, ठीक है। आर्टिकल 38 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो राज्य के लोक कल्याण से संबंधित हो जाएगा, है ना, क्लियर है। फिर अगर 46 की बात करेंगे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दुर्बल वर्ग के शिक्षा के कार्यों के संबंध में हितों की बात होगी। जब इन दोनों की बात होती तो वो सामाजिक न्याय के समग्र ढांचे के भीतर ही जन कल्याण की बात होती है, इसका मतलब, है ना। SC ST OBC इत्यादि चीजों को जोड़ दिया और सबके हितों की बात करा तो जाहिर सी बात है सामाजिक के न्याय के संबंध में कल्याण की बात है, इन दोनों अनुच्छेदों को रिलेट करा देता है। लेकिन जब बात करते हैं 39 332 के बारे में, 39 कहता है राज्य के द्वारा अनुसरण कुछ नीतियों के तत्व दिए गए हैं। राज्यों के विधानसभा के द्वारा अगर हम बात करें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के स्थान पर आरक्षण देने की बात की गई है, वो 332 बताता है। अनुच्छेद 40 की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत का गठन को रिलेट कराता है, लेकिन 45 की बात अगर हम लोग करते हैं तो बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ तो बेसिकली सही सामाजिक न्याय को समग्र रूप से अगर बढ़ावा देने की बात अगर कोई कर रहा है ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, बी आपका सही है। रेडिकल सोशल वर्क की मैंने एक पुस्तक का नाम बताया है, विथ ईयर के साथ बताइए कौन है। रॉय बेली एंड अगर हम बात करें माइक ब्रेक, तो ऑप्शन सही जा रहा है। और मैंने आपको बताया कई बार बोला हूँ मैंने, एक दो बार नहीं, इसका सही वर्ष भी लिखिएगा आप सभी लोग। 1975 में ये रेडिकल सोशल वर्क आया था। और आपको बता दूं कि इसकी जो भूमिका रही है एक प्रकार से लोगों में परिवर्तन करने को लेकर रही है, रेडिकल सोशल वर्क को लेकर, है ना, चर्चा परिचर्चा करने पर जो जिक्र किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 1975 में इन्होंने दिया, बाद में इनका बड़े संस्करण आए, इसके संबंध में बड़े कॉन्सेप्ट वगैरह आए, है ना। तो बहुत फेमस पर्सन है ये, जोड़ी समझ लो, एक प्रकार की जोड़ी है ये, रायबेले और माइक ब्रेक की, ठीक है। HY सिद्दीकी की बात करते हैं। HY सिद्दीकी तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जानते हैं इनके बारे में। कम्युनिटी ग्रुप वर्क थ्योरीज प्रैक्टिस के बारे में बात किया था 2008 में, है ना। सोशल डेवलपमेंट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाक बांग्लादेश 2004 में। सोशल वर्क ह्यूमन रिलेशन 2015 में, है ना। कुछ मॉडल्स वगैरह HY सिद्दीकी के हैं, डेफिनेशन भी देखा है आप लोगों ने इनके बारे में, है ना। बड़े फेमस पर्सन है ये, देखिए कई क्वेश्चंस इसी में रिपीट हुए हैं, इसी पेपर में HY सिद्दीकी से। किम एंड जुरलॉ की बात करते हैं, ये बेसिकली आपको बता दूं ग्लोबलाइजेशंस के बारे में बात किया इन्होंने, है ना। ग्लोबलाइजेशंस के बारे में बात किया और ये बात किया था 2009, ठीक है। और माइक फर्गुसन की बात करते हैं तो बियॉन्ड द लॉ की बात करते हैं, ये बियॉन्ड द लॉ की बात करते हैं 2019 में। तो सही जवाब इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर अगर हम बात करते हैं वो डी का करेक्ट रहेगा, ठीक है। चले एक लास्ट सवाल करते हैं हम लोग आज का, है ना, अभी का। जरा देखिए आप लोग यहाँ पर बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं उससे संबंध में कुछ विवरण दिए गए हैं। अनुच्छेद 243D दिया गया है, मैंने पढ़ाया, देखो ABCD तक करवाया था, सारे बता रखे हैं। जरा बताइए ये किसको रिलेट कराता है। ये रिलेट कराएगा पंचायतों की सीटों का आरक्षण। ये पंचायतों में सीटों के आरक्षण को रिप्रेजेंट करता है अनुच्छेद 243D। अनुच्छेद अगर हम बात करें 243T के बारे में, तो ये रिलेट कराता है बिल्कुल नगर पालिका में सीटों का आरक्षण को बताता है, बिल्कुल। 330 की बात करते हैं तो ये बेसिकली रिलेट कराता है आपका लोकसभा। लोकसभा 330 जो रिलेट कराता है लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों का आरक्षण की बात करता है 330। 332 जो है विधानसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सीटों के आरक्षण के बारे में बातचीत करता है। ये आपका ऑप्शन जाता है। तो पहले का जो गया है वो आपका थर्ड गया है,
बी का जो गया है 4 गया है, सी का जो गया है 1 गया है, डी का जो है 2 गया है। तो एक बार जरा आइडेंटिफाई करिए, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। हाँ वो तो समाप्त हो गया, अभी संशोधन वाला पार्ट आपने सुना, बड़ा चर्चित में रहा वो तो, एंग्लो इंडियन है ना, वो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी इसके बारे में मैं एक बार पता करता हूँ कि मार्कशीट में किस तरीके से जो है स्टूडेंट आइडेंटिफाई करे कि हमारा ये डिग्री है हमारे पास, है ना। कुछ तो होगा, कुछ तो जरूर होगा, कुछ तो आइडेंटिफिकेशन होगा उस मार्कशीट में, है ना? ठीक है, तो